हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और यॉर्कशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है केनिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये है क्वार्टर फाइनल का मैच। अभी क्वार्टर फाइनल मतलब नॉकआउट मैचेस में जब हम पहुंच जाते हैं इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, उसका मतलब ये होता है कि अभी से आपको क्रॉस ग्रुपिंग्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्रॉस ग्रुपिंग्स मतलब सिर्फ आज के मैच में नहीं, नेक्स्ट जो 3 क्वार्टर फाइनल मैचेस भी हैं, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल हर मैचेस में ही आपको अभी क्रॉस ग्रुपिंग देखना पड़ेगा। क्रॉस ग्रुपिंग का मतलब ये है कि इंट्रा ग्रुप अभी मैचेस होने वाले हैं। ए ग्रुप के टीम्स टॉप 4 टीम्स के साथ बी ग्रुप के टॉप 4 टीम, ये आपको पता ही होगा। लेकिन ये बताने का रीज़न ये है कि इन मैचेस में, क्योंकि दोनों सेपरेट ग्रुप्स के टीम्स के मैचेस होने वाले हैं, तो ऑलरेडी आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि रिकॉर्ड्स जो होने वाले हैं मैच के रिलेवेंट, दोनों टीम्स के रिलेवेंट, वो आपको मिलने वाले हैं कम या तो नहीं। ठीक है, जैसे कि इस मैच में नहीं है, हो सकता है किसी एक मैच में आपको दिख जाए कि 5 साल पहले लास्ट हेड टू हेड हुआ था। तो ऐसा अगर ग्रुप में हो टीम्स तो फिर भी मैचेस हो जाते हैं, कम से कम सीज़न में एक मैच तो हो ही जाता है या फिर 2 मैच भी हो जाते हैं। और अगर ग्रुप में नहीं हो तो कब जाके 16 टीमों में से 16 नहीं, हाँ 16 या 18 टीम होगा, तो उनमें से 18 टीमों में से कब कौन सी टीम का मैच कब हो जाए, वो प्रिडिक्ट कर पाना या वो प्रोबेबिलिटी आना बहुत मुश्किल होता है। तो वही सीन आज के मैच में भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो हेड टू हेड की चीज़ें कुछ है नहीं, तो पहले ही ये तो जो सेक्शन है हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड के मैचेस, वो तो गया। तो क्या होगा हमारे पास इन मैचेस के लिए? हमारे पास होगा ग्राउंड जिनको हमें थॉरोली फॉलो करना है और वहाँ से कुछ मेजर परफॉर्मर को हमें ढूंढना है। तो जो होम टीम होंगे उनके तरफ से प्लेयर्स को लेना हमारे लिए ईजियर होगा। ठीक है, और दूसरा होगा करंट फॉर्म, जैसे कि आपको तो अगर आप मैचेस फॉलो कर रहे होंगे या अगर आप फैंटेसी भी खेल रहे होंगे वो तो आपको पता होगा ही। और कुछ होंगी पुरानी एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस जिनको हम काम पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पूरा टूर्नामेंट में हम यही करके आए हैं और मोस्टली वो चीज़ें सही गए हैं, सब नहीं जाती कभी भी, लेकिन मोस्टली सही गए हैं। अच्छा, अभी दोनों टीम्स के बारे में बता दें। सरे मेरे ख्याल से 8-9 मैचेस तक अनबीटन थे, हर मैचेस उन्होंने जीता था, और एक मैच या फिर ऐसा कुछ होगा जो शायद कैंसिल हुआ था या फिर ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद लास्ट के कुछ मैचेस में उनको थोड़ा बहुत हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एट द एंड ऑफ द ग्रुप मैचेस उन्होंने ग्रुप के टॉप में ही ख़त्म किया है। और अगर आप टीम की तरफ से देखेंगे तो सरे की टीम तब भी स्ट्रांग नज़र आ रही थी, अभी भी स्ट्रांग है, डिस्पाइट इंग्लैंड के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं टीम की तरफ से जा चुके हैं। दूसरी तरफ से यॉर्कशायर का हर सीज़न जैसा चलता है, ये सीज़न भी एग्जैक्टली ऐसा ही चला। जब जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे उन्होंने धागा खोल दिया, लेकिन स्पेसिफिकली बैटिंग से इनकी बॉलिंग कभी भी इस पूरे टूर्नामेंट में क्या किया, हिस्ट्री में भी आप देख लोगे तो इनकी बॉलिंग कभी भी इनकी स्ट्रेंथ रही नहीं है और अभी भी ये चीज़ बरकरार है। और ये तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इनके टीम में इंटरनेशनल बॉलर्स अवेलेबल थे। ठीक है, लगभग हर मैच में ही 9, साढ़े 9, 10 के आसपास रन रेट के हिसाब से इन्होंने रन कंसीड किया है। वो तो भला हो इनके बैट्समैनों का कि उन्होंने रनों को चेस कर लिया। और एडम लाइट स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, डे 1 से खेल रहे हैं और कमाल के फॉर्म से हैं। जनरली इतने कॉन्सिस्टेंट एडम लाइट को हमने पास में नहीं देखा है, हमेशा ही एक मतलब हिट और मिस या सीजन परफॉर्मर कभी वो रहे नहीं है। लेकिन इस सीज़न में अकेले ही बैटिंग के जो मोर्चा है उन्होंने संभाला हुआ है। बीच में कोई आए हैं, किसी ने परफॉर्म करा हो नहीं करा हो, लेकिन एडम लाइट कंसिस्टेंटली रह गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है यॉर्कशायर की तरफ से। नहीं तो अगर एडम लाइट का भी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रह जाता तो इस सीज़न में भी 1-2 मैचेस तो ऐसे हो ही जाते जहाँ पर टीम हार सकती थी और ये नॉकआउट में आने का जो उनका सपना है वो पूरा नहीं होता फिर से। लेकिन बैटिंग उनकी तरफ से अच्छा रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, हर सीज़न में जो होता भी है यॉर्कशायर के लिए, जिसकी वजह से वो नॉकआउट में जनरली पहुंच नहीं पाते हैं, वो है कि इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी इनकी तरफ से खेलने वाले हैं नहीं। मतलब कौन, आप नाम गिनना शुरू कीजिए। जो रूट, वो तो चलो पहले के मैचेस के बाद खेले भी नहीं थे। डेविड मलान चले गए, डेविड विली जो इनके कैप्टन हैं, हैरी ब्रूक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन डोमेस्टिक सर्किट, वो भी अभी चल दिए। अब अगर हम बॉलिंग की तरफ से बात करें तो डोमिनिक ड्रेक्स कुछ मैचेस खेले थे, वो नहीं है। हैरी श्राउफ पहले कुछ मैचेस खेले थे, तब हालांकि बॉलिंग से उन्होंने कुछ खास करा नहीं था, लेकिन चलो कुछ नाम तो था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। तो अभी बचा कुचा जो है यॉर्कशायर के पास वो रह गए हैं सेकेंड टीम के प्लेयर्स। ठीक है, जिनको लेकर शायद वो खेलेंगे भी रॉयल लंदन कप जो शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद, उस टूर्नामेंट में जिनके साथ वो खेलेंगे उस टीम को लेकर अभी उनको ये मैच खेलना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ऑन पेपर जो है यॉर्कशायर पीछे हो चुकी है। ठीक है, एक तो वीकनेस इनका बॉलिंग से रहा ही है, वो भी इनके साथ आप जोड़ दीजिए। बैटिंग से जो एक परफॉर्मर को अगर हम निकाल दें तो कंसिस्टेंसी जो थोड़ा बहुत दिखा रहे थे वो भी अभी नहीं है।
तो ऑटोमेटिकली यॉर्कशायर इस मैच में बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। लेकिन ये क्रिकेट है, आप कोई भी चीज़ ऐसा गारंटेड नहीं बता सकते। पॉसिबिलिटी ये है कि यॉर्कशायर यहाँ पर ध्वस्त हो जाए और एक तरफा हारे, लेकिन वही बात है, क्रिकेट है। और बैटिंग में जो एक दो नाम हमने बताया, क्या पता वो एक दो नाम ही इतने भारी पड़ जाए सारे के ऊपर कि वो मैच निकाल लें, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर हम ऑन पेपर देखेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे तो यॉर्कशायर आपको पीछे ही दिखेगी, ठीक है। तो ये है प्रीव्यू, जो मुझे लगता है क्योंकि हेड टू हेड की चीज़ें तो है नहीं, तो ये प्रीव्यू आपके काम पे आ सकता है थोड़ा बहुत आइडिया बनाने के लिए कि किन चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लाउडी है लेकिन ऐसा कोई बारिश के चांसेस नहीं है। देखिए हेड टू हेड में कुछ है नहीं, तो मजबूरन हमें डायरेक्टली आना पड़ेगा ग्राउंड की तरफ। अभी इस ग्राउंड के मैचेस हमने कवर करे हैं और काफ़ी अच्छा जाता है। जनरली जो ग्राउंड्स के मैचेस हम कवर करते भी हैं अच्छा भी जाता है, उनमें से ये ग्राउंड एक है। तो इस ग्राउंड के बारे में क्या आइडिया हमने रख रखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। जनरली बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन सीजन में एक दो मैचेस हो जाते हैं जहाँ पे अलग स्ट्राइप वगैरह हो तो तभी तो 190 180 के ऊपर हमने स्कोर्स बनते हुए भी और चेस करते हुए भी टीमों को देखे हैं। अभी आपके पास कैसी बॉलिंग है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती है। स्पिनर्स का एक रोल हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। डोमिनेशन शायद नहीं, पहले हम डोमिनेशन भी देख चुके हैं, लेकिन डोमिनेशन शायद नहीं, लेकिन एक रोल हमने आते हुए यहाँ पर देखा है। और कुछ नामों को यहाँ पर हमने कंसिस्टेंटली अच्छा करते हुए देखा है, जिनमें से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, करंट स्क्वाड मेंबर्स से विल जैक्स जो आज के मैच में कैप्टनसी भी करने वाले हैं टीम के लिए। इस सीजन में सुनील नारायण और जेमी ओवरटन बैटिंग, जब भी उनको बैटिंग फर्स्ट करने का मौका मिला है, ये हमने कुछ नाम देखे हैं, ठीक है। तो एक बार नोटिस कर लेते हैं इस सीजन में जितने भी मैचेस हुए हैं सारे मैचेस को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या वो लिंक है जो हम निकाल पाते हैं। और ऑफकोर्स सारे की तरफ से वो सारे लिंक्स होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स सारे के प्लेयर्स आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से सारे के कौन से प्लेयर्स लेने हैं और कौन से हमारे लिए मेजर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल होने वाले हैं, उनके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत फोकस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह है पहला मैच, मेरे ख्याल से पहला या दूसरा मैच होगा। 173 था, सरे ने चेस कर लिया, एक बॉल रहते। ये कुछ बॉलर्स थे जहां पर सैम करन अवेलेबल नहीं है। डैनियल वोडाल पॉसिबिलिटी है कि ना खेले, हालांकि स्क्वाड में है। टॉपली नहीं है, बाकी जेमी ओवरटन, नडीन के विकेट और ओली पोप जो वापस आए हैं। और मैंने कई बार बताया हुआ है ओली पोप इस ग्राउंड में अलग लेवल पे खेलते हैं। इस फॉर्मेट में उनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने जब भी खेला है उनका औसत 90 प्लस होता है इस ग्राउंड पे। ऐसा नहीं हर मैच में रन बनाते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हुए हैं। और इस सीजन में भी जो जितना उनको खेलने का मौका मिला था T20 में, उन्होंने अच्छा किया है। तो ओली पोप के अलावा लॉरी इवांस, जिनको चेसिंग में कुछ रन आपको दिख जाते हैं, उनके हैं पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच 16 ओवर का मैच था, 129 पर टीम निपट गई, जहां पर आपको विल जैक्स दिख जाते हैं। अभी विल जैक्स कुछ परफॉर्मेंस नोटिस करना चाहिए, हर मैच में कोई परफॉर्मर नहीं चलता है, ठीक है। पहले मैच में उनका नाम नहीं आया था, ना ही बैटिंग से, ना ही बॉलिंग भी नहीं कराई थी शायद। अभी बैटिंग में 51 रन, बाकी रॉय अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का ही अपर हैंड है। ग्लोस्टर को 92 पर निपटा दिया। सैम करन कमाल की बॉलिंग भी करा रहे थे इस ग्राउंड पे, लेकिन अभी वो भी अवेलेबल नहीं है। टॉपली भी अवेलेबल नहीं है। बाकी नरीन खाली हैं और वोडाल है स्क्वाड में, लेकिन पॉसिबिलिटी है नहीं खेले। तो नडीन बॉलिंग से रिपीट हुए हैं और यहाँ पे हमें नया नाम मिला है जैक्स का, ठीक है। और यहाँ पर लगभग आप लो स्कोरिंग कह सकते हैं। 16 ओवर में अगर 92 रन बन रहे हैं, 129 रन भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, तो लगभग लो स्कोरिंग, ठीक है। अगला मैच यहाँ पर विशाल स्कोर बनाया था सारे ने 228। जैक्स फिर से, नरीन फिर से, सैम करन नहीं है। स्पिनर से यहाँ पर 3 विकेट रहे हैं। अभी नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके पास एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक होनी चाहिए। स्पिनर्स यहाँ पे काम कर देंगे, लेकिन अगर आपका पेस अटैक बिल्कुल मतलब देखने लायक नहीं है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। इस सीजन में हमने और भी अच्छे मैचेस देखे हैं। और यहाँ पर हैम्पशायर की टीम की आपको पेस अटैक का पता ही होगा। इस सीजन में मेरे ख्याल से एक भी मैच ऐसा नहीं गया है, एक मैच शायद गया है जहाँ पर ब्रैड वील ने 3 विकेट निकाला हुआ था। उसके बाद एक भी मैच मेरे ख्याल से ऐसा नहीं गया है जहाँ पर हैम्पशायर के किसी भी पेसर ने, ठीक है, चाहे वो ब्रैड वील हो, नेथन एलिस का तो बहुत ही खराब गया है, छोड़ी दो उनकी बात, क्रिस वुड हो, स्कॉट क्यूरी हो, जेम्स वुलर की मैं बात नहीं कर रहा, जेम्स वुलर मैं बॉलर नहीं कह रहा, बॉलर की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से एक भी मैच ऐसा नहीं गया है उस एक पहले मैच के बाद जहां पर किसी भी हैम्पशायर के बॉलरों ने 2 से ज़्यादा विकेट निकाले होंगे या फिर इफेक्टिव कुछ बॉलिंग करी होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर हुआ। हैम्पशायर 156 पर निपट गए, जहाँ पर आपको फिर से सैम करन, टॉपली दिख जाते हैं और फिर से नरीन 1 विकेट तो ले ही रहे हैं, बाकी बैटिंग से जो करें उनका बोनस है। अगला मैच फिर से यहाँ पे रन थोड़ा सा कम बन गया, 146, जो कि सर ने चेस कर लिया। जॉर्डन तो नहीं है अवेलेबल, जैक्स की बॉलिंग काम पे आई, नरीन तो है ही कंसिस्टेंटली। फिर से देखिए जैक्स के रन लगातार तीसरे मैच पे। रॉय पोलार्ड अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच फिर से वही मिड रेंज का स्कोर बनाया था बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 155।
जैक्स की बॉलिंग फिर से काम पे आई, नरीन फिर से काम पे आए। वोडाल का देखिए हर मैच में एक एक करके विकेट है। एटकिंसन जो मैं हमेशा कहता हूँ बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होते भी हैं, उनका नाम आपको दिख जाएगा, बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है। सर ने चेस कर लिया, फिर से जैक्स, फिर से ओली पोप और सुनील नरीन, ये 3 नाम कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। ओली पोप बीच में खेले नहीं थे, पहले खेला था, रन बनाया, फिर से वापस आया, रन बनाया और स्पिनर्स का यहाँ पर विकेट। अगला मैच फिर से वो उसी रेंज के स्कोर्स बनते हुए देख रहे हैं। 144 यहाँ पर सोमरसेट ने बनाया था। सोमरसेट बहुत बड़ी बैटिंग टीम है, आपको पता होगा। 190, 180, 200 कोई बात ही नहीं हुई है इस सीजन में इनके लिए, तो उन्होंने यहाँ पर 144 बनाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि उतना आसान नहीं है यहाँ पर रन बनाना। एटकिंसन बाकी कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पर रेस्टेड हुए थे, तो वो यहाँ पर नहीं है। बाकी कॉनर मैकर भी अवेलेबल है, इन्होंने भी स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में अच्छी बॉलिंग कराई है। पॉसिबिलिटी है आज के मैच में वो खेल जाए। फिर से जैक्स के रन और सर ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर पेसर्स का अपर है। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे हालांकि हमने रन बनते हुए देखा था। केंट ने बना था 191, जहाँ पे आपको ये कुछ बॉलर्स दिख जाते हैं। फिर से नरीन यहाँ पर इफेक्टिव हुए थे, जेमी ओवरटन, आरन हार्डी, डैन मोरियार्टी सब अवेलेबल है। और सरे ने उनको चेस कर लिया था। जैक्स के कुछ स्कोर्स हैं, हालांकि उतना बड़ा तो नहीं था लेकिन थे, और इवांस बाकी स्पिनर्स के ही यहाँ पर पाँचों के पाँचों विकेट्स रहे हैं। तो ये है इस सीजन के मैचेस। आपने कितने हाई स्कोरिंग मैचेस देखे? देखो ये मैच था, केंट की बॉलिंग इसमें बहुत खराब रही है, आपको पता ही होगा। नहीं तो केंट जनरली रहती है नॉकआउट स्टेजेस में, ना ही बॉलिंग से ना ही बैटिंग से कुछ खास उन्होंने नहीं करा है सीजन में। बैटिंग में फिर भी मैं कहूँगा जो टेनली फॉर्म पर आए थे, जॉर्डन कॉस का कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने मिला, लेकिन बॉलिंग की बात जितनी कम करे उतनी बेहतर। तो यहाँ पर बहुत रन पड़े, रन चेज भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर रन कम बना, 140 150 के बीच में मामला रहा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लो स्कोरिंग ही आप कह सकते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पर भी लो स्कोरिंग 146 147 वही रेंज पे। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी रन बनाए सर ने, लेकिन चेसिंग में फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और लास्ट मैच, सेकंड लास्ट मैच, यहाँ पे भी लो स्कोरिंग। और उसके बाद ये चलो मोर देन एवरेज टोटल। तो 2 से 3 मैचेस हार्डली हम कह सकते हैं 7 में से, जहाँ पे 7 मैच 8 में से जहाँ पे रन्स बने, ठीक है। और बाकी के मैचेस में मिड रेंज या फिर उसके नीचे ही मामला रहा है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप जो चीज़ें ज़्यादा हुई हैं उसको देखना चाहते हैं, या जो चीज़ें कम हुई हैं उनको देखना चाहते हैं। तो जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे उतना ज़्यादा रन जनरली नहीं बनता है, वो चीज़ अभी तक चल रहा है। जो मैंने आपको बताया कि हर सीजन में ऐसे 1-2 मैचेस आते हैं, वो भी आ चुके हैं इस सीजन में। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद अभी वो हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने ना मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। और स्पिनर्स का रोल आता है, ये आपने देखा है। नरीन कंसिस्टेंट विकेट टेकर में से हैं। विल जैक्स ने भी जब बॉलिंग कराई है विकेट निकाला है। बाकी अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह हो तो डेफिनेटली आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कहानी, ये होगी पूरी चीज़ें। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा कि ग्राउंड में क्या चीज़ है। देखिए इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं जो हम बता सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो पहले बात करते हैं अवे टीम यॉर्कशायर के। सर की तरफ से तो कुछ नाम आपकी टीम में ऑलरेडी आ चुके होंगे, जिनको आपने नोटिस करा होगा। अभी क्या है देखो, इनके टीम में जो टॉप 3 हैं, ठीक है, ये तीनों ही बैट्समैन लगभग सेम ही तरीके से खेलते हैं। इनमें से आप वो उम्मीद नहीं रख सकते कि ये मतलब थोड़ा संभाल के खेलेंगे, इनिंग्स को बिल्ड करेंगे। इनमें से किसी में भी वो चीज़ नहीं है। फिन एलन का तो पता ही होगा आपको, वो पहले बॉल से मारने की मेंटालिटी रखते हैं। टॉम कॉलर कैटमोर का भी वही सीन है, और एडम लाइथ का भी वही सीन है। हालांकि एडम लाइथ अच्छे फॉर्म पर है, तो आप उनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सीन है। अभी ये तीनों ही ऐसे प्लेयर हैं, अगर खड़े रह गए तो मैच खत्म, और अगर नहीं खड़े रह पाए तो ओपोनेंट के सामने वाली टीम के लिए मैच खत्म, ठीक है। और दोनों ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। अभी अगर आप सामने वाली टीम में देखेंगे, सरे की टीम में, तो वहाँ पे डैन मोरियार्टी ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं, विल जैक्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर डैन मोरियार्टी आते हैं तो सामने इनको मिल जाएंगे फिन एलन, जिनका रिकॉर्ड कतई खराब रहा है स्पिन के अगेंस्ट में भी, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के अगेंस्ट में तो और भी ज़्यादा है। और ये चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी शायद। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको या तो पहले ओवर में अगर वो लग गए बैट पे तो हो गया ख़त्म, और अगर वो चीज़ काम पे नहीं आती है फिन एलन के लिए, तो अर्ली इजी विकेट यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है फिन एलन का, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि डैन मोरियार्टी तो आते भी हैं, विल जैक्स भी अभी बॉलिंग करा सकते हैं। और अगर मतलब एडम लाइथ स्ट्राइक पे हो तो विल जैक्स क्या पता ओपनिंग ओवर में भी आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। तो ये एक स्लॉट होगा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ फिन एलन जैसे बैट्समैन बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच को एक तरफा मतलब घुमाने के लिए। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट लगता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यॉर्कशायर की तरफ से आपको चुन के प्लेयर्स लेने हैं। एडम लाइथ आप छोड़ेंगे नहीं। टॉम कॉलर कैटमोर कीपर सेक्शन में होंगे, और आपके पास कीपर सेक्शन में टॉम कॉलर कैटमोर के अलावा जो ऑप्शंस होंगे वो है जेमी स्मिथ जो ओपनिंग कर रहे हैं, और जॉनी टैटरसल। जॉनी टैटरसल को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितना भी मौका मिला है उन्होंने अच्छा करा है, और मोस्ट प्रोबेबली यही कीपिंग करेंगे।
अच्छे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। इनके पास इनिंग्स बिल्ड करने की भी एबिलिटी है, ये लॉन्गर फॉर्मेट में भी सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर मतलब बैटिंग इनको ढंग से मिले तभी की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो ये मिडिल ऑर्डर होगा ये तो बिल्कुल ही खाली नज़र आ रहा है। विलफ्रेन, मतलब हर सीजन में इनके बारे में बातें होती हैं कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं। शादाब खान ने कुछ भी अभी तक खास नहीं करा है, जितना इनका नाम था उस तरह से काम नहीं आया है। जॉर्डन थॉमसन, ये सीज़न बहुत ख़राब गया है मैं कहूँगा। पहले कुछ मैचेस में फिर भी बॉलिंग से विकेट्स निकाला हुआ था, लेकिन बैटिंग इतना खराब उन्होंने किया है जितना खराब उनका रहता नहीं है जनरली। पिछले सीजन में तो धमाका मचाया था बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी। अभी डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते थे, डेथ ओवर में रन पर रहे, रन पहले भी पड़ते थे लेकिन विकेट्स लेके जाते थे, अभी वो विकेट भी नहीं मिल रहा है इनको। तो इनके लिए तो चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। अभी देखना यह है कि टीम इनको प्रमोट करती है या नहीं। पॉसिबिलिटी है कि इनको टीम प्रमोट करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी दे, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये नंबर 3-4 के स्लॉट में बैटिंग करी हुई है और अच्छी बल्लेबाजी भी करी हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ जॉर्डन थॉमसन को बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ये बैटिंग में प्रमोटेड हो गए और अगर पहले कुछ बॉल इनके बैट में लग गए तो ये काफ़ी खतरनाक बैट्समैन है। तो देख सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो ये पूरा ही स्लॉट है, ये है इनकी बॉलिंग, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़े यॉर्कशायर के फैन भी चाहेंगे कि ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ वो जाएं। जॉर्ज हिल, डोमिनिक बेस, वेट, मैथ्यू रेविस, इनमें से कोई भी प्रॉपर बॉलर ही नहीं है, ठीक है। ये सारे बॉलिंग ऑलराउंडर या ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर्स हैं। इनमें से फिर भी मैं कहूँगा वेट ने अच्छी बल्लेबाजी करके रखी हुई है जब उनको मौके मिले हैं, लेकिन बॉलिंग की बात है जितनी कम करे उतनी ही बेहतर। रेविस का भी वही सीन है, कुछ मैचेस में उनको बॉलिंग ढंग के जगहों पे मिली है तो उन्होंने बॉलिंग से विकेट निकाला हुआ है। जॉर्ज हिल का भी वही है, लास्ट मैच में ओपनिंग स्पेल पे आए थे, विकेट भी निकाला था, लेकिन वही मतलब ज़्यादा कुछ आप उम्मीद यहाँ से नहीं रख सकते, ठीक है। शायद एक आध विकेट, 10-15 रन, वही। लेकिन स्मॉल लीग के लिए अगर मैं बताऊं तो लाइट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। टॉम पोलार्ड, कैटमोर, अगर आप चांस ले सकते हो बैटिंग फर्स्ट में स्पेशली, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स बैटिंग सेकंड में बेहतर हैं, तो ले सकते हो। ना भी लोगे चलेगा, और उनके जगह पर आप टाटा को भी ले सकते हो। शादाब खान, ये 3 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। जॉर्डन थॉमसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, और अगर इनको बैटिंग में प्रमोशन मिल जाता है जो शायद आपको लाइनअप आने के बाद पता चल जाए, तो आप देख सकते हो। तो ये 5-6 प्लेयर्स हैं जिनमें से हम 4 या 5 प्लेयर्स को लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ऑलरेडी आप समझ सकते हैं क्यों। इसके अलावा भी अगर आपको देखना है किसी पे, तो डोमिनिक बेस और वेट जैसे ऑप्शंस होंगे जिनको अगर आप चाहो तो देख सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप होगा कि इनके ऊपर आप कुछ देख पाए। बेंच पे 2 प्लेयर्स होंगे, विल लुक्सटन और वार्टन, जेम्स वार्टन शायद नाम है इनका। विल लुक्सटन पिछले सीजन के रॉयल लंडन कप में कुछ मैचेस खेले थे और अच्छा पोटेंशियल है, बैटिंग हैंड अच्छा है। और वार्टन जो सेकंड टीम होता है यॉर्कशायर का, वहाँ पे ये कैप्टन है और ये बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं, ठीक ठाक है। अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, खास कुछ ऐसा नहीं है कि लेना ही पड़ेगा स्मॉल लीग में। वही मतलब वही, अगर आप पंट के तौर पर किसी को देखना चाहते हो देख सकते हो। बात करते हैं सरे की तरफ से, जो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में ऑटोमेटिकली आ भी गए होंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी होंगे, वो है विल जैक्स, सुनील नरीन और ओली पोप। ये 3 आपकी टीम में जरूर से होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लॉरी इवांस मैंने बताया हुआ है, चेज अगर कर रहे हो आप देख सकते हैं। जेमी ओवर्टन बैटिंग में, टॉम करन लास्ट मैच में खेले थे, इंजरी की तरफ से काफ़ी दिनों से बाहर थे और जितना देखने को मिल रहा है कि अभी ये पूरी तरीके से फिट नहीं है। अभी क्या है कि आज के मैच में टॉपली नहीं है, जॉर्डन नहीं है, तो अभी ये बॉलिंग के लिए फिट है या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में एक बॉल भी उन्होंने नहीं कराया। नंबर 3-4 बैटिंग भी आ गए थे, तो बैटिंग के लिए तो ऑफकोर्स हम इनको लेंगे नहीं। मतलब हिटिंग कर सकते हैं लेकिन ऑफकोर्स बैटिंग पे आप उतना भरोसा नहीं करोगे इनके ऊपर। अगर बॉलिंग कराते तो शायद हम सोच भी लेते, ठीक है। तो इनका कुछ गारंटेड कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम इनके बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। बाकी गुस एटकिंसन डेफिनेटली लेना पड़ेगा बॉलिंग फर्स्ट में, गुस एटकिंसन और मैक्कर, और ये दोनों मेरे ख्याल से डेथ ओवर में बॉलिंग भी आपको कराते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अभी जॉर्डन अवेलेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आरन हार्डी का भी रोल बढ़ने वाला है। अभी पता नहीं कि जॉर्डन के जो लास्ट 1-2 ओवर की बॉलिंग आती थी वो कौन से बॉलर्स करवाएंगे, क्योंकि एटकिंसन और मैक्कर के रहने के बाद भी जॉर्डन उस जगह पे बॉलिंग कराते थे, तो उनका जगह पे किसी को लेना तो पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। ये आरन हार्डी भी हो सकते हैं, ओवर्टन भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो टीम हमारे लिए सेट है ऑलरेडी हम रखेंगे वो है विल जैक्स, ओली पोप, सुनील नरीन, जेमी ओवर्टन आप देख सकते हैं स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, गुस एटकिंसन बॉलिंग फर्स्ट में, मैक्कर का भी वही सीन है बॉलिंग फर्स्ट में, और लॉरी इवांस बैटिंग सेकंड में। तो ये कुछ ऑप्शन है, टॉस के बाद आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने आपको अभी प्रीव्यू में बताया कि यॉर्कशायर की बॉलिंग, तब की बॉलिंग जब उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर थे भी, तब भी उतनी अच्छी नहीं रही है, और अभी तो चलो सेकंड टीम के बॉलर्स को लेकर वो खेल रहे हैं। तो जेमी स्मिथ को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस का इशू नहीं आ रहा है, इनको आप ले सकते हैं। इन्होंने जितना बुरा परफॉर्म करा है ना अभी तक, उतने बुरे प्लेयर ये है नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी बॉलिंग लाइनअप सामने आ गई तो पॉसिबिलिटी इनके पास भी है कि अपने फॉर्म पर वापस आ जाए, ठीक है। बाकी कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे ही, तो ये प्लेयर होंगे जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इससे आसान मौका जेमी स्मिथ के पास होना चाहिए, क्योंकि इतना खराब बॉलिंग जो 8 टीम्स खेल रही है किसी का नहीं है मेरे ख्याल से,
ठीक है, मतलब अगर उनकी पूरी स्ट्रेंथ की बॉलिंग भी होती तब भी वो वीकर होती, लेकिन अभी तो और भी गई गुजरी बॉलिंग है यॉर्कशायर की तरफ से। बेंच पे बर्न्स, कैमरन स्टील लास्ट मैच खेले थे, पॉसिबिलिटी कम है कि खेले, बाकी लावेस और बोरल हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं ये खेलने वाले हैं। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें तो लाइट और शादाब खान के आसपास ही लोग जाएंगे अगर जाते हैं तो। लाइट अच्छा कर रहे हैं, मैं कोई नेगेटिव कुछ बताना नहीं चाहूँगा, बाकी देखना पड़ेगा इस कंडीशन में क्या करते हैं वो। शादाब खान की बॉलिंग काम पे आ सकती है, ले सकते हैं हम टीकेसी और थॉमसन उसके बाद। और रिस्क लेना है तो डोमिनिक बेस, एलन टटरसन में से अगर आप टटरसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते, यही प्रॉब्लम है। अगर इनको ढंग से मौके मिल गए तो आपके लिए काफ़ी अच्छे मैच विनर बन सकते हैं। सर की तरफ से नाडीन जैक्स आपके लिए परसेंटेज कैप्टन फर्स्ट रन होने वाले हैं। उसके बाद लॉरी इवांस और पोप, रिस्की में जेमी ओवर्टन, एटकिंसन, जैसे आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जेमी ओवर्टन बैटिंग बहुत ही खतरनाक कर लेते हैं, आपको पता ही होगा, 2 ओवर रह गए तो 30 के पार रन पहुंचा दे सकते हैं। बाकी बॉलिंग भी अभी मुझे लगता है डिसेंट ओवर उनको मिलने वाली है। अच्छा, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। पॉइंट याद रखना, यॉर्कशायर के पास बैटिंग में फिर भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप कुछ देख सकते हो, बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो 8 प्लेयर्स ये सेट हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, छोटी लीग हो बड़ी लीग हो। थॉमसन मैंने रख रखा है, थॉमसन के जगह पर आप किसी और को ले सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि थॉमसन को बैटिंग में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं तो इसीलिए मैंने थॉमसन को रख रखा है। कीपर सेक्शन में सारी दुनिया क्या करने वाली है, टॉम कोलर कैटमोर को लेने वाली है। टॉम कोलर कैटमोर ऊपर भी बैटिंग करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस भी है, बेहतर हिटर भी है, सब कुछ सही है। तो अगर आपको सेफ जाना है आप टॉम कोलर कैटमोर के साथ जा सकते हो। अगर रिस्क लेना है तो टटरसन, क्योंकि पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अर्ली विकेट्स गिरे, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट में इन प्लेयर्स का मैंने वीकनेस देखा है, और कैटमोर का तो वैसे भी बैटिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ है, बाकी सेफ आपको पता है क्या करना है, हो गया। बाकी रह गए 2 प्लेयर्स, और 2 प्लेयर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आरन हार्डी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इनको ढंग से अगर मतलब टीम यूज़ करती है तो। बैटिंग फर्स्ट में जेमी ओवर्टन, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके लिए हो गए। इसके अलावा देखिए टॉम करन का कुछ गारंटेड नहीं है, बॉलिंग कराएंगे या नहीं तो ये आपके ऊपर है, अगर आप नाम टिक के लेना चाहते हो तो। बाकी मुझे कुछ अभी तक दिखा नहीं है कि कोई फिटनेस वगैरह क्या है, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों इनको बॉलिंग नहीं दी गई, तो वही बात है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रेविस हो सकते हैं, वेट हो सकते हैं, ये दोनों बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और रेविस को लास्ट मैच में बॉलिंग भी डिसेंट जगह पे मिली थी। अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लेने लायक कुछ प्लेयर हैं यहाँ पे। बस यही कुछ चीज़ें हैं, यही छोटी मोटी चीज़ें आपको जो है करनी है, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज प्लेयर नहीं खेलने वाले हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप क्या चूज़ कर रहे हो उसके ऊपर है। एक चांस मुझे लगता है यहाँ पे टॉम स्मिथ को जेमी स्मिथ को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो बैट्समैन रहे हैं पास्ट में, और पिछले सीजन की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा हुआ था किसी भी फॉर्मेट में, कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको देंगे, और इतनी खराब बॉलिंग लाइनअप वाली टीम इनके सामने आ रही है, तो मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जेमी स्मिथ को आप एक बार के लिए कंसिडर करें, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। तो जेमी स्मिथ कीपर सेक्शन में टीके कैटमोर वर्सेस टटरसन, ये डिसीजन आपका है। बैटिंग सेक्शन में फिन एलन, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, हालांकि मुझे थोड़ा सा लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं टैन मोरियार्टी। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास आरन हार्डी होंगे अगर आप देखना चाहते हो तो, और बॉलर सेक्शन में ये 2 बॉलर्स तो होंगे ही, बाकी आप यहाँ अगर चाहो वेट या फिर रेविस में से किसी को चाहो तो आप देख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जैक्स और सुरेंद्र के साथ जा सकते हो। कुछ अलग करने की सोच रहे हो, बॉलिंग फर्स्ट कर रही है सरे, तो गुस एटकिंसन और शादाब खान एक सेफ वाइस कैप्टन के ऑप्शन के तौर पे आपके पास अवेलेबल होंगे। विल जैक्स को शायद लोग अचानक से नहीं बनाए, क्योंकि एक तो बैटिंग सेक्शन में दे दिए गए हैं, और दूसरी बात कुछ मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है, तो लोग तो अगर सेफ देखना चाहते हैं तो शायद विल जैक्स को कैप्टन नहीं भी बनाए, लेकिन ये एक चीज़ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड ग्रुप फॉर नाउ।